अफ्रीकी हाथी राजसी प्राणी है जो अपने बड़े आकार, बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता के लिए जाने जाते हैं। यहाँ उनकी विशेषताओं, व्यवहार, आवास और संरक्षण की स्थिति का अवलोकन दिया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। अफ्रीकी हाथियों की दो प्रजातियाँ होती है, अफ्रीकन बश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। अफ्रीकन बश एलिफेंट की ऊंचाई 3.3 मीटर तक होती है और जिसका वजन 6000 किलोग्राम तक होता है। और छोटे और अधिक मायावी वन निवासी के अनुकूलित नर लगभग 2.5 मीटर तक पहुंचते हैं और उनका वजन 2700 किलोग्राम तक होता है। अफ्रीकी हाथी सबसे बड़े ज़मीनी जानवर है जिनमें नर और मादा के आकार में लगभग अलग अलग अंतर होता है। एक मांसल सुदृढ़ सूंड जिसका उपयोग भोजन और सामाजिक मेल जोल के लिए किया जाता है। नर और मादा दोनों अफ्रीकी हाथियों के दांत होते हैं जो लंबे कृतघ्न दांत होते हैं जिनका उपयोग खुदाई, बचाव और भोजन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अफ्रीकी हाथी मातृस्नातक झुंड में रहते हैं जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग महिला करती है, जिसमें संबंधित मादाएं और उनके संतान मुख्य समूह बनाती है। वे बॉडी लैंग्वेज और इंफ्रासाउंड के माध्यम से संवाद करते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। शाकाहारी प्राणी जो घास, फल, पत्तियां और छाल सहित विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का सेवन करते हैं। अफ्रीकी हाथी अपनी जटिल सामाजिक संरचनाओं के लिए जाने जाते हैं जो मातृस्नातक झुंडों के इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। यहाँ बताया गया है कि वे इन झुंडों में कैसे संगठित होते हैं। कुल माताएं आमतौर पर झुंड की सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिलाएं एक केंद्रित भूमिका निभाती है। वे आमतौर पर नेता होते हैं जो इस बारे में निर्णय लेते हैं कि झुंड कहाँ यात्रा करता है, कब आराम करता है और खतरों का जवाब कैसे देता है। झुंड अक्सर कई संबंधित मादाओं और उनके संतानों से बने होते हैं। झुंड के मूल में कुल माता के नेतृत्व में बेटियां, बहनें, मौसी और चचेरी बहनें शामिल होती हैं। इन झुंडों में मादाएं नर पर हावी रहती है। वयस्क नर आमतौर पर लगभग 12 से 15 वर्ष की आयु में यौन परिपक्वता तक पहुंच सकते हैं और या तो अकेले रहते हैं या कुंवारे समूह बनाते हैं। मातृस्नातक झुंड में हाथी मजबूत सामाजिक बंधन बनाए रखते हैं। वे विभिन्न प्रकार के स्वरों, शारीरिक भाषा और स्पर्श संबंधी अंतःक्रियाओं के माध्यम से संवाद करते हैं जिससे उनकी सामाजिक एकजुटता मजबूत होती है। कुल माता युवा हाथियों को मार्गदर्शन प्रदान करती है, उन्हें पानी खोजने, खतरों को पहचानने और झुंड के भीतर सामाजिक मानदंडों को समझने जैसे आवश्यक कौशल सिखाती है। जन्म, मृत्यु और झुंड के बीच व्यक्तियों की आवाजाही के कारण इन परिवर्तनों के दौरान स्थिरता और सामंजस्य बनाए रखने में मातृसत्ताएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाथी अपने झुंड के भीतर सहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे घायल या बीमार व्यक्ति को देखभाल करना, बछड़ों की रक्षा करना और शिकारियों या मानवीय खतरों से सामूहिक रूप से बचाव करना। पारिवारिक बंधन और सामाजिक पदानुक्रम अफ्रीकी हाथी समाज के महत्वपूर्ण पहलू है जो उनके अस्तित्व, प्रजनन और समग्र कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये तत्व महत्वपूर्ण क्यों है। अफ्रीकी हाथी एकजुट परिवार समूहों में रहते हैं जिनका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग और सबसे अनुभवी महिला कुल माता करती है। वह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, झुंड को पानी और भोजन कैसे संसाधनों का मार्गदर्शन करती है। इन पारिवारिक इकाइयों में संबंधित महिलाएं और उनकी संतानें शामिल होती हैं। इन समूहों के भीतर बंधन मजबूत और स्थायी होते हैं जिनमें व्यक्ति अक्सर जीवन भर साथ रहते हैं। युवा हाथियों के अस्तित्व के लिए पारिवारिक बंधन महत्वपूर्ण है। वृद्ध मादाएं बछड़ों की देखभाल और सुरक्षा में मदद करती है, उन्हें सामाजिक मानदंड, चारा खोजने की तकनीक और प्रवास के मार्गदर्शन सिखाती है। अफ्रीकी हाथियों के झुंड में उम्र और अनुभव के आधार पर एक पदानुक्रमिक संरचना होती है। कुल माता को सर्वोच्च पद प्राप्त है, उसके बाद अन्य वृद्ध महिलाओं और उनकी संतानें हैं। पदानुक्रम झुंड के भीतर व्यवस्था बनाए रखने में मदद करते हैं।
खासकर प्रवास के दौरान या खतरे के समय में। कुल माता के निर्णयों का आमतौर पर झुंड के बाकी सदस्यों द्वारा पालन किया जाता है। हाथी शांतिपूर्वक संघर्षों को प्रबंधित करने के लिए अपनी पदानुक्रमिक संरचना का उपयोग करते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति अक्सर सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने हुए शारीरिक आक्रामकता का सहारा लिए बिना विवादों को सुलझाते हैं। पारिवारिक इकाइयों में रहकर हाथी सहयोगात्मक व्यवहार, बछड़ों की सुरक्षा और संसाधनों के बंटवारे के माध्यम से जीवित रहने की संभावना बढ़ाते हैं। बूढ़े हाथी जीवित रहने की रणनीतियों के बारे में आवश्यक ज्ञान देते हैं, जैसे कि शुष्क मौसम के दौरान पानी कहाँ खोजना है या चुनौतीपूर्ण इलाकों में कैसे नेविगेट करना है। सामाजिक बंधन हाथियों के भावनात्मक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। जब झुंड का कोई सदस्य मर जाता है तो वे मजबूत जुड़ाव बनाते हैं और शोकपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो उनके गहरे भावनात्मक संबंधों को रेखांकित करता है। पारिवारिक बंधन और सामाजिक पदानुक्रम अफ्रीकी हाथी की जीवन शैली के लिए मौलिक है। ये तत्व चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं, सहकारी व्यवहार को सुविधाजनक बनाते हैं और एक प्रजाति के रूप में उनके समग्र लचीलेपन में योगदान करते हैं। जंगल में अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण के लिए इन सामाजिक संरचनाओं की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। अफ्रीकी हाथी विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं, मुख्य रूप से स्वर, शारीरिक भाषा और इंफ्रासाउंड का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विधियाँ दी गई है जिनका वे उपयोग करते हैं। एक तेज तुरही की आवाज़ जो अन्य हाथियों के लिए उत्तेजना, आक्रामकता या चेतावनी का संकेत दे सकती है। कम आवृत्ति वाले स्वर जो लंबी दूरी तय कर सकते हैं, लंबी दूरी के संचार और सामाजिक जुड़ाव के लिए उपयोग किए जाते हैं। धड़ के माध्यम से छोटी तेज सांस छोड़ना अक्सर चेतावनी या चेतावनी संकेत के रूप में उपयोग किया जाता है। हाथी अपने कानों के स्थिति के माध्यम से मनोदशा और इरादे बता सकते हैं। बाहर निकले कान आक्रामकता या प्रभुत्व का संदेश दे सकते हैं, जबकि पीछे मुड़े हुए कान समर्पण या रक्षात्मक का संकेत दे सकते हैं। ट्रंक बहुमुखी है और अभिवादन, आश्वासन या धमकी जैसे विभिन्न संदेश दे सकता है। रुख और शारीरिक अभिविन्यास प्रभुत्व, समर्पण या आरोप लगाने की तत्परता का संचार कर सकते हैं। हाथी विशेष संवेदी अंगों के माध्यम से दूसरों के द्वारा छोड़े गए फेरोमोन का पता लगा सकते हैं, जो संभावित रूप से प्रजनन स्थिति, भावनात्मक स्थिति या पहचान के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हाथी इंफ्रासाउंड का उत्पादन और अनुभव कर सकते हैं, जो लंबी दूरी तक यात्रा करता है और इनका उपयोग लंबी दूरी के संचार के लिए किया जाता है। यह धनी वनस्पतियों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहाँ दृश्य संचार सीमित है। हाथी सामाजिक बंधन को मजबूत करने, छोटे हाथियों को आराम देने या खेल शुरू करने के लिए अपनी सूंड या शरीर के स्पर्श का उपयोग करते हैं। हाथी जमीन पर पैर पटक पटक कर कंपन उत्पन्न करते हैं, जो पृथ्वी के माध्यम से यात्रा करते हैं। संभावित रूप से दूर के झुंड के सदस्य को खतरे के प्रति सचेत कर सकते हैं या आक्रामकता का संदेश दे सकते हैं। कम आवृत्ति वाली गड़गड़ाहट हाथियों द्वारा निकली जाने वाली सबसे आम और बहुमुखी ध्वनि है। वे लंबी दूरी तय कर सकते हैं और व्यक्तियों या झुंडों के बीच संपर्क बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, खासकर जब वे एक दूसरे की दृष्टि से दूर होते हैं। ये संपर्क कॉल तीव्रता अवधि में भिन्न हो सकते हैं। तुरही की ध्वनि है जो हाथी अपनी सूंड से उत्पन्न करते हैं। यह अलार्म का संकेत दे सकता है या झुंड को खतरे की चेतावनी दे सकता है, जैसे शिकारियों की उपस्थिति या अन्य खतरे। गुर्राने और खर्राटों का उपयोग आक्रामक मुठभेड़ों में किया जाता है, चाहे वह प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रतिद्वंद्वी पुरुषों के बीच हो या भोजन या पानी जैसे संसाधनों पर विवादों के दौरान हो। जब हाथी आराम और संतुष्टि की स्थिति में होता है, जैसे कि अन्य हाथियों के साथ घुलना मिलना
तो वे कभी कभी गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ निकालते हैं। संभोग के मौसम के दौरान नर मादाओं को आकर्षित करने और प्रतिस्पर्धी पर नर पर प्रभुत्व जताने के लिए दहाड़ सकते हैं। ये ध्वनियाँ न केवल तत्काल संचार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हाथियों के झुंड के भीतर समग्र सामंजस्य और समन्वय में भी योगदान करती है। वे हाथियों को आंदोलनों का समन्वय करने, पदानुक्रम स्थापित करने, सामाजिक बंधन बनाए रखने और खतरों का जवाब देने में मदद करते हैं। इन बुद्धिमान जानवरों की जटिल सामाजिक गतिशीलता में ये योगदान रहता है। अफ्रीकी हाथियों का चारा खोजने का आकर्षक व्यवहार उनकी आहार संबंधी ज़रूरतों और उनके रहने के वातावरण पर निर्भर करता है। वे भोजन कैसे जुटाते हैं, इसके कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। अफ्रीकी हाथी शाकाहारी होते हैं और उसका आहार विविध होता है, जिसमें घास, पत्तियाँ, फल और छाल शामिल होते हैं। वे मौसमी उपलब्धता और स्थानीय वनस्पति के आधार पर विभिन्न प्रकार की पौधों की प्रजातियों का उपभोग करने के लिए जाने जाते हैं। निवासों में हाथी अक्सर घास के मैदानों में चरते हैं। वे घास खींचने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करते हैं, जिसे वे फिर अपने मुंह में रख लेते हैं। वह क्षेत्रों में हाथियों के ब्राउजिंग में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है, जहां वे पेड़ों और झाड़ियों से पत्तियों और टहनियों को हटाने के लिए सूंड और दांतों का उपयोग करते हैं। वे पत्ते तक पहुंचने के लिए छोटे पेड़ों को भी गिरा सकते हैं। हाथी अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा भोजन करने में बिताता है, क्योंकि अपने विशाल आकार को बनाए रखने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। वे प्रतिदिन 150 किलोग्राम तक भोजन खा सकते हैं। हाथियों को भी पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं। खासकर गर्म मौसम में वे जल स्रोतों को खोजने के लिए महत्वपूर्ण दूरी तय कर सकते हैं, जिससे उनके चारागाह पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं। हाथी अपने चारे को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए, वे लंबी दूरी पर खाद्य स्रोतों का पता लगाने के लिए गंध की अपनी गहरी समझ का उपयोग कर सकते हैं। वे मौसमी खाद्य आपूर्ति और जल स्रोतों के स्थानों को याद रखने के लिए भी जाने जाते हैं। हाथी सामाजिक प्राणी है और अक्सर समूहों में भोजन करते हैं, विशेषकर मादा और उनके बच्चे। समूह चारागाह उन्हें खाद्य स्रोतों के बारे में जानकारी साझा करने और शिकारियों से एक दूसरों की रक्षा करने की अनुमति देता है। हाथियों की भोजन खोजने की आदतें उनके पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेड़ों और झाड़ियों को खाकर वे जंगलों में खुली जगह बना सकते हैं और पौधों की प्रजातियों के विकास और वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। अफ्रीकी हाथियों की सूंड और दांतों में कई अद्वितीय अनुकूलन होते हैं, जो विशेष रूप से उनके भोजन की आदतों और उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने के लिए उपयुक्त होती है। अफ्रीकी हाथी की सूंड एक अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी उपांग है, जो 40,000 से अधिक मांसपेशियों से बनी होती है। यह इसे छोटी पत्तियों और टहनियों से लेकर बड़े पेड़ की शाखाओं तक की वस्तुओं को पकड़ने, हेरफेर करने और उठाने में सक्षम बनाता है। सूंड की नोक अत्यधिक संवेदनशील होती है, जो हाथियों का पत्तियों को, फलों और यहाँ तक कि जामुन जैसी छोटी वस्तुओं को भी नाजुक ढंग से तोड़ने की अनुमति देती है। यह पीने के पानी के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है, बड़ी मात्रा में पानी सोखने में सक्षम है, जिसे बाद में पीने के लिए मुंह में डाला जाता है। अफ्रीकी हाथियों के पास बड़ी चपटी दाढ़ी होती है, जिनमें चोटियों और घाटियों की एक श्रृंखला होती है, जो कठोर पौधों की सामग्री जैसे छाल, जड़ों और तनों को पीसने के लिए उपयुक्त होती है। उनके दांत जीवन भर लगातार बदलते रहते हैं। जैसे कि एक सेट खराब हो जाता है या गिर जाता है, तो नए दांत उनकी जगह लेने के लिए जबड़े के पीछे से आगे बढ़ते हैं।
एक हाथी के जीवन काल में उसके कई दांत हो सकते हैं, जबकि सीधे तौर पर भोजन से संबंधित नहीं है। दांत संशोधित कृतघ्न दांत है, जिनका उपयोग जड़ों की खुदाई और पेड़ों से छाल अलग करने से लेकर सहित विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। ये अनुकूलन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जैसे अफ्रीकी हाथियों ने अपने आवासों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों को कुशलतापूर्वक खाने के लिए विशेष शारीरिक विशेषताएं विकसित की है, जिससे अक्सर चुनौतीपूर्ण वातावरण में उनका अस्तित्व सुनिश्चित होता है। अफ्रीकी हाथियों के प्रवासन पैटर्न का भोजन और पानी की उपलब्धता से गहरा संबंध है, जो उनकी सीमा के अनुसार मौसम के अनुसार बदलता रहता है। इस पैटर्न के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। अफ्रीकी हाथी भोजन और पानी की तलाश में मौसमी प्रवास के लिए जाने जाते हैं। ये गतिविधियाँ अक्सर वर्षों के पैटर्न में बदलाव और इसके परिणाम स्वरूप वनस्पति की उपलब्धता के कारण उत्पन्न होती है। शुष्क मौसम के दौरान जब जल स्रोत दुर्लभ हो जाते हैं और वनस्पति सूख जाती है, तो हाथी उन क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं जहां पानी अधिक प्रचुर मात्रा में होता है। गीले मौसम की शुरुआत और वर्षा में वृद्धि के साथ वनस्पति पुनर्जीवित हो जाती है, जिससे हाथियों को पर्याप्त भोजन संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस समय के दौरान ताज़ी वनस्पति की प्रचुरता का लाभ उठाते हुए हाथी अपने घरेलू क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से फैल सकते हैं। कुल मिलाकर अफ्रीकी हाथियों के प्रवासन पैटर्न भोजन और पानी की उपलब्धता में मौसमी परिवर्तनों के प्रति उनकी अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। अफ्रीकी हाथियों को भोजन की उपलब्धता, जल स्रोतों और आवास स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर लगभग मात्रा में जमीन को कवर करने के लिए जाना जाता है। औसतन भोजन और पानी की तलाश में वे एक दिन में 5 से 15 मील की दूरी तय कर सकते हैं। हालांकि प्रचुर संसाधनों वाले कुछ आवासों में वे कम जमीन को कवर कर सकते हैं, जबकि अधिक शुष्क या विरल क्षेत्रों में और उन्हें आवश्यक संसाधनों को खोजने के लिए अधिक दूरी तय करने की आवश्यकता हो सकती है। हाथी अत्यधिक गतिशील जानवर है, जिन्हें विविध भोजन और जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए बड़ी दूरी की आवश्यकता होती है। निवास स्थान के विखंडन या मानवीय गड़बड़ी के कारण सीमित आवाजाही संसाधनों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर सकती है, जिससे उसके स्वास्थ्य और प्रजनन सफलता पर असर पड़ता है। संभोग के मौसम के दौरान नर ग्रहणशील मादाओं की तलाश में व्यापक रूप से यात्रा कर सकते हैं, जो विभिन्न इलाकों में व्यापक दूरी तय कर सकते हैं। निवास स्थान के विखंडन या बाधाओं के कारण प्रतिबंधित आंदोलन पुरुषों की साथी ढूंढने की क्षमता को सीमित कर सकता है। आंदोलन के पैटर्न मनुष्यों के साथ बातचीत को भी प्रभावित करते हैं, जिसमें फसलों या पानी जैसे संसाधनों पर संघर्ष भी शामिल है। हाथियों की आवाजाही को समझने से संघर्ष को कम करने और सह अस्तित्व को बढ़ाने के लिए गलियारे या बफर जोन जैसी समन रणनीतियों का लागू करने में मदद मिल सकती है। संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करने, सामाजिक संपर्क को सुविधाजनक बनाने, प्रजनन व्यवहार का समर्थन करने, आनुवंशिक विविधता बनाए रखने और मनुष्य के साथ बातचीत को प्रभावित करने के माध्यम से आंदोलन के पैटर्न अफ्रीकी हाथियों के अस्तित्व और प्रजनन से जटिल रूप से जुड़े हुए होते हैं। अफ्रीकी हाथियों की प्रेमालाप अनुष्ठान और संभोग प्रथाएं आकर्षक और जटिल है, जो सामाजिक और शारीरिक दोनों पहलुओं और प्रदर्शित करती है, जो उनकी प्रजनन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नर हाथियों के लिए एक विशिष्ट आवधिक स्थिति है, जो टेस्टोस्टेरोन के ऊंचे स्तर और आक्रामक व्यवहार की विशेषता है। मुंह के दौरान बैल सक्रिय रूप से संभोग के अवसरों के लिए मादा की तलाश करते हैं। हाथियों में प्रेमालाप में संचार के विभिन्न रूप शामिल होते हैं, जिसमें स्वरों का उच्चारण, शारीरिक मुद्राएं और शारीरिक बातचीत शामिल है। मूंछ वाले नर ग्रहणशील मादाओं के प्रति अपने प्रेमालाप प्रदर्शन के हिस्से के रूप में
ट्रंक डिस्प्ले का उपयोग करती है, जैसे कि अपनी ट्रंक को लहराना या मोड़ना। साथी चयन में मादा हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे मूंछ वाले पुरुषों को प्राथमिकता दे सकते हैं क्योंकि यह उच्च टेस्टोस्टेरॉन स्तर और संभावित रूप से अच्छी आनुवंशिक फिटनेस का संकेत देती है। नर मादाओं तक पहुंचने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन अंततः मादाएं ही निर्णय लेती है कि वे किसके साथ संभोग करेगी। एक बार जब एक महिला एक साथी का चयन कर लेती है तो संभोग स्वयं जोरदार और संक्षिप्त हो जाता है, जो अक्सर केवल कुछ मिनटों तक चलता है। सफल निषेचन की संभावना बढ़ाने के लिए हाथी मादा के मध्य चक्र के दौरान कई दिनों तक बार बार संभोग करते हैं। मादा हाथी अपने बछड़ों को व्यापक मातृ देखभाल प्रदान करती है, जो अपेक्षाकृत असहाय पैदा करते हैं और अपनी मां के दूध और सुरक्षा पर निर्भर होते हैं। कुल माता के नेतृत्व में झुंड युवा हाथियों की सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफ्रीकी हाथी की गर्भधारण अवधि लगभग 22 महीने होती है, जो इससे किसी भी स्थलीय जानवर की तुलना में सबसे लंबी गर्भधारण अवधि बताती है। यह अवधि थोड़ी भिन्न हो सकती है, जो 20 से 22 महीने तक चल सकती है। इस लंबी अवधि के बाद मादा हाथी एक बछड़े को जन्म देती है, जिसका वजन आमतौर पर जन्म के समय लगभग 120 किलोग्राम तक होता है। जन्म आमतौर पर झुंड के बाकी हिस्से से दूर एकांत क्षेत्र में होता है, जहां मां अपने नवजात बछड़े की देखभाल और सुरक्षा करती है। मां हाथी अपने बछड़े की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती है। मां हाथी अपने बछड़े की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती है। वह बछड़े की देखभाल, सुरक्षा और जीवित रहने के लिए आवश्यक कौशल सिखाती है। झुंड में मादा हाथी विशेष रूप से वृद्ध और अनुभवी बछड़ों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे सुरक्षा, सामाजिक व्यवहार सिखाने और कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर दूध उपलब्ध कराने में भी मदद करते हैं। बछड़े झुंड के भीतर अपने बातचीत से सीखते हैं। वे बूढ़े हाथियों के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं, सीखते हैं कि क्या खाना है, अपनी झुंड का उपयोग कैसे करना है और अन्य महत्वपूर्ण कौशल। झुंड बछड़ों को एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करता है। हाथी मजबूत बंधन वाले अत्यधिक सामाजिक जानवर है और झुंड शिकारियों और अन्य खतरों से बचाव के लिए सामूहिक रूप से काम करता है। बछड़े झुंड में अन्य युवा हाथियों के साथ खेलने में व्यस्त रहते हैं। यह नाटक सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उन्हें शारीरिक समन्वय और सामाजिक कौशल विकसित करने में भी मदद करता है। माँ और बछड़े के बीच का बंधन मजबूत होता है और कई वर्षों तक चलता है। दूध छुड़ाने के बाद भी बछड़े अक्सर अपनी मां के करीब रहते हैं और झुंड में बड़े हाथियों के मार्गदर्शन से लाभान्वित होते रहते हैं। जैसे जैसे मानव आबादी बढ़ती है, कृषि, बस्तियों और उद्योगों के लिए जंगलों को साफ किया जाता है। यह सीधे तौर पर हाथियों के लिए उपलब्ध आवासों को कम कर देता है, जिससे वे छोटे और अधिक लगभग क्षेत्रों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। यह विखंडन हाथियों के प्रवास मार्गों, पानी और भोजन जैसे संसाधनों तक पहुंच और प्रजनन के अवसर को बाधित करता है। विखंडन हाथियों की आबादी को एक दूसरे से अलग कर सकता है, जिससे आनुवंशिक विविधता कम हो सकती है। यह अलगाव आबादी को बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। जैसे जैसे हाथियों का प्राकृतिक आवास सिकुड़ता जा रहा है, वे तेज़ी से मानव बस्तियों के संपर्क में आते जा रहे हैं। इससे फसलों और पानी जैसे संसाधनों पर संघर्ष होता है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीकन एलिफेंट की पूरी कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।